डॉक्टर रोशन बस से उतरे। उनके पुराने जूतों के आसपास धूल उड़ रही थी। गंगापुर, भारत के एक छोटे से गांव में उनकी नई पोस्टिंग थी। हवा में उमस और तनाव भरा था। उन्होंने अपना बैग ठीक किया, बेचैनी महसूस कर रहे थे। गांव मिट्टी के घरों का एक झुंड था। आवारा कुत्ते खाने के लिए कचरा ढूंढ रहे थे। एक छोटे लड़के ने उन्हें छोटे से क्लिनिक की तरफ इशारा किया। इमारत जर्जर थी। एक टिमटिमाता बल्ब धूल भरे अंदरूनी हिस्से को रोशन कर रहा था। रोशन अंदर दाखिल हुए। डिसइंफेक्टेंट की धातु जैसी गंध सड़ांत से लड़ रही थी। उन्होंने अपना बैग नीचे रखा, यह महसूस करते हुए कि गंगापुर में उनका समय साधारण नहीं होगा। वे पिछले डॉक्टर की जगह लेने आए थे, जो अचानक चले गए थे। ग्रामीण सावधान थे। उनकी निगाहें शक और बेबसी से भरी थीं। उन्हें लग रहा था कि वे एक साधारण मेडिकल पोस्टिंग से कहीं ज्यादा पेचीदा चीज में कदम रख रहे हैं। गंगापुर में फैली बीमारी ऐसी थी जैसी रोशन ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह नींद न आने से शुरू होती थी, उसके बाद भयानक हेलुसिनेशंस और बेकाबू व्यवहार होता था। पीड़ित लोग चिल्लाते और चीखते, उनके शरीर अस्वाभाविक रूप से टेढ़े मेढ़े हो जाते। गांव वाले एक श्राप के बारे में फुसफुसाते थे, प्राचीन मंदिर में रहने वाली देवी की सजा। रोशन ने मरीजों की जांच की। उनका मेडिकल ट्रेनिंग अलौकिक व्याख्याओं से टकरा रहा था। उन्होंने ब्लड सैंपल्स लिए, टेस्ट्स किए, लेकिन नतीजे बेनतीजा रहे। बीमारी तेजी से बढ़ी, जिसका अंत एक हिंसक दौरे के बाद मौत में हुआ। शरीर अजीब तरह से ठंडे थे, सामान्य मृत्यु के बाद की अकड़न से रहित। रोशन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। मेडिसिन के दायरे से बाहर कुछ देखकर वह अज्ञात के किनारे पर चल रहा था, और अज्ञात भयानक था। ग्रामीणों का डर असली था, उनका दुख स्पष्ट था। वह जानता था कि उसे उनकी मदद करने का तरीका खोजना होगा, भले ही इसका मतलब विज्ञान से परे किसी चीज की संभावना का सामना करना हो। गांव के मुखिया ने धीमी आवाज में श्राप के बारे में बताया। उन्होंने देवी की कहानी सुनाई, एक शक्तिशाली हस्ती जो गांव की रक्षा करती थी। उन्होंने बताया कि श्राप अनादर का परिणाम था, प्राचीन परंपराओं की अवहेलना करने की सजा। उन्होंने रोशन को रुक्मिणी के बारे में बताया, एक युवा लड़की जो निषिद्ध उपवन में गई थी और बदलकर वापस आई थी। वह अजीब प्लेग की पहली शिकार बनी। रोशन ने ध्यान से सुना। मुखिया के शब्दों को अपने वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ मिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह इसे अंधविश्वास कहकर खारिज करना चाहता था, लेकिन उसके सामने सबूत निर्विवाद थे। उसने रुक्मिणी के बारे में पूछा, बीमारी की प्रगति को समझना चाहता था। मुखिया ने दुखी होकर सिर हिलाया। उसे बताया कि रुक्मिणी चली गई है, अंधेरे में खो गई है। रुक्मिणी, एक जीवंत युवा लड़की, हमेशा निषिद्ध उपवन से मोहित रही थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। उपवन भयानक सुंदरता का स्थान था। पेड़ विकृत आकार में मुड़े हुए थे। रुक्मिणी उपवन में आगे बढ़ी। उसका दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। वह केंद्र में पहुंची, जहां एक छोटा सा मंदिर था, जिसे फीकी मालाओं से सजाया गया था। जैसे ही उसने ठंडे पत्थर को छुआ, उसके शरीर में ऊर्जा का एक झटका लगा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। जब उसे होश आया तो कुछ बदल गया था। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह अपने पहले वाले रूप की छाया बनकर गांव लौटी। उसकी आत्मा टूट गई। श्राप ने उसे जकड़ लिया था और उसकी मां कुछ ही दिनों में प्लेग का शिकार हो गई। रोशन ने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला से मुलाकात की उम्मीद थी कि वह रहस्यमयी बीमारी पर कुछ प्रकाश डाल सकेगी। उसने धैर्यपूर्वक सुना जब रोशन ने लक्षणों और अपनी हैरानी का वर्णन किया। उसने उसे दखल देने के खिलाफ, अकथनीय को समझाने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी। उसने एक शक्तिशाली शक्ति, एक अनदेखी ऊर्जा की बात की जो गांव में व्याप्त थी। उसने रोशन को गंगापुर छोड़ने, भागने की चेतावनी दी जब तक वह कर सकता था। उसकी बातों से रोशन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने बढ़ती बेचैनी महसूस की, अपनी समझ से परे ताकतों के जाल में फंसने का एहसास। वह उसकी झोपड़ी से चला गया,
बुढ़िया की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। रात अंधेरी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रोशन क्लिनिक में बैठे अपने नोट्स पर विचार कर रहे थे। अचानक हवा के झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया, जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। फिर उसने उसे खिड़की के बाहर खड़ा देखा। रुक्मिणी, उसकी आंखें खाली, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका शरीर डर के मारे जम गया। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। उसकी हरकतें झटकेदार और अस्वाभाविक थीं। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और रुक्मिणी क्लिनिक में दाखिल हुई। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। वह उसकी ओर बढ़ी, उसकी बाहें फैली हुईं। उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसकी बाह पकड़ रहा है। उसका स्पर्श उसके शरीर में डर का झटका भेज रहा है। वह चिल्लाया, उसकी पकड़ से मुक्त होकर भागा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव के किनारे तक नहीं पहुंच गया। तब उसे पता चला कि उसे गंगापुर छोड़ना होगा, कि वह किसी ऐसी चीज से निपट रहा है जो उसकी समझने या नियंत्रित करने की क्षमता से कहीं परे है। सुबह की पहली किरणों ने रोशन को सड़क पर पाया। उसका बैग उसके कंधे पर टंगा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दिमाग पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को दोहरा रहा था। वह नजदीकी कस्बे में पहुंचा। उसका शरीर थका हुआ, उसका दिमाग उथल-पुथल। उसने एक छोटे से होटल में चेक इन किया। भीड़ की गुमनामी ने उसे आराम दिया। उसने दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे और बिस्तर पर बैठ गया। थकान और डर से कांप रहा था। वह जानता था कि वह गंगापुर में नहीं रह सकता, ग्रामीणों का सामना नहीं कर सकता, अज्ञात शक्ति का सामना नहीं कर सकता। उसने अपना बैग पैक किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक टैक्सी बुलाई, ड्राइवर को नजदीकी शहर का नाम बताया। जैसे ही कार तेजी से चली गई, उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसके पेट में अपराध बोध और डर की गांठ मचल रही थी। वह गंगापुर छोड़ रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह उन भयावह चीजों से कभी नहीं बच पाएगा जो उसने देखी थीं। भयावह अनुभव के बावजूद रोशन का दिमाग एक तार्किक व्याख्या की संभावना से चिपका रहा। उसने अपने सहयोगियों से संपर्क किया, अपनी टिप्पणियों को साझा किया, विश्लेषण के लिए सैंपल्स भेजे। उसने मेडिकल जर्नल्स में खोजबीन की, ऐसे ही मामलों की तलाश में। उसने सामूहिक उन्माद पर विचार किया, एक ऐसी घटना जहां साझा चिंताएं शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होती हैं। उसने स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के बारे में पता लगाया, यह सोचकर कि क्या कोई विशेष पौधा या कीट बीमारी का स्रोत हो सकता है। उसकी शुरुआती पूछताछ से कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। रक्त परीक्षण अनिर्णायक रहे, पर्यावरण सर्वेक्षण अचूक रहे। उनके सहयोगियों ने संदेह व्यक्त करना शुरू कर दिया। उनके अनुभव का कारण तनाव और थकान को बताया। उसने बढ़ती हुई हताशा महसूस की, विज्ञान और अलौकिक की दुनिया के बीच फंसा हुआ। अपनी वैज्ञानिक खोज के बावजूद रोशन इस भावना को दूर नहीं कर सका कि गंगापुर में कुछ और चल रहा है। बुढ़िया के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, अनदेखी शक्ति के बारे में उसकी चेतावनी। उसने इस संभावना पर विचार करना शुरू कर दिया कि श्राप असली था, कि देवी का प्रकोप एक ठोस शक्ति थी। उसने क्लिनिक में महसूस की गई अजीब ऊर्जा, हवा में स्पष्ट तनाव को याद किया। उसने देवी की शक्ति की प्रकृति के बारे में सुराग खोजने के लिए प्राचीन ग्रंथों का पता लगाया। उसने अनुष्ठानों और बलिदानों के बारे में सीखा, देवता को खुश करने के लिए डिजाइन की गई प्राचीन परंपराओं के बारे में। उसे विश्वास होने लगा कि बीमारी पारंपरिक अर्थों में कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि देवी की नाराजगी का प्रकटीकरण थी। उसने महसूस किया कि कभी-कभी विश्वास ही एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है, जो वास्तविकता को तर्क और कारण की अवहेलना करने वाले तरीकों से आकार देने में सक्षम होती है। रोशन ने गंगापुर छोड़ दिया, लेकिन गंगापुर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। अनुभव उसे सताता रहा, अनुत्तरित प्रश्न उसके दिमाग को कुतरते रहे। उसने अपना शोध जारी रखा, एक ऐसे ढांचे की तलाश में जो तर्क संगत और अकथनीय दोनों को शामिल कर सके। उसने अनदेखी शक्ति की प्रकृति के बारे में सोचा,
वह ऊर्जा जो गंगापुर में व्याप्त थी। क्या विश्वास और वास्तविकता के बीच कोई संबंध हो सकता है? एक ऐसा तरीका जिससे मानव मन भौतिक दुनिया को आकार दे सके? वह अक्सर ग्रामीणों के बारे में सोचता था, उनके दुख, श्राप में उनके अटूट विश्वास के बारे में। उसने अपराध बोध महसूस किया, उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदारी का एहसास। वह जानता था कि वह वापस नहीं जा सकता, अभी नहीं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह गंगापुर वापस जा पाएगा। वह जानता था कि गंगापुर के उसके अनुभव ने उसे बदल दिया है, दुनिया के बारे में उसकी धारणा को चुनौती दी है। वह जानता था कि उसकी खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है।